गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम विगत वर्षों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क्या है बेटा क्वेश्चन? सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली किस राज्य में है? तो इसका आंसर है बेटा हरियाणा। बनावली कहाँ है बेटा? हरियाणा। प्रश्न नंबर 2, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं बेटा? बनावली। और बनावली कहाँ है बेटा? हरियाणा। तथा चौलिस्तान कहाँ है बेटा? पाकिस्तान के स्थलों से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। पूछ लिया जाता है बेटा मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? एक तो बनावली हरियाणा और चौलिस्तान पाकिस्तान से। प्रश्न नंबर 3, उन दो पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। उन दो पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। तो बेटा एक तो आंसर लिखेंगे हलों का प्रतिरूप प्राप्त होना। एक तो हलों के प्रतिरूप मिले। नंबर 2, बैलों की मृण मूर्तियाँ, मृण यानी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। एक तो बेटा हल्के प्रतिरूप मिले हैं जो कहाँ से मिले थे? बनावली हरियाणा चौलिस्तान पाकिस्तान से। और दूसरा है बैलों की मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। नेक्स्ट है बेटा धौलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग किस कार्य के लिए होता था? धौलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो बेटा धौलावीरा जो गुजरात में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि हेतु जल संचयन के लिए किया जाता था। किसके लिए बेटा? जल संचयन। किसके लिए बेटा? जल संचयन। ये उदाहरण कहाँ मिलता है? धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में बेटा? गुजरात में। तो बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया। धौलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता? कृषि हेतु जल संचयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हड़प्पा सभ्यता में सड़कों व गलियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया था? हड़प्पा सभ्यता में सड़कों व गलियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया था? तो बेटा इसका आंसर है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी बेटा? समकोण यानी 90 डिग्री के कोण पर। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों व गलियों का निर्माण ग्रिड पद्धति से किया गया है। किस पद्धति से बेटा? ग्रिड पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। नंबर 1, सड़कें तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति जाल नुमा में बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पद्धति से बेटा? ग्रिड पद्धति यानी ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्या? सड़कें और गलियां। नंबर 2 बेटा नालियां ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। नालियां किससे ढकी थी बेटा? ईंटों और पत्थर से। ईंट और पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं दो हड़प्पा स्थलों के नाम बताइए जहां पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। क्वेश्चन क्या है बेटा?
किन्हीं 2 हड़प्पा स्थलों के नाम बताइए जहाँ पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। नंबर 1 धौलावीरा, नंबर 2 लोथल। ये दोनों कहाँ स्थित हैं बेटाओ? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है बेटाओ? गुजरात में। लोथल कहाँ है बेटाओ? गुजरात में। धौलावीरा से जल संचयन के, लोथल से डाकयार्ड यानी बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा तथा लोथल ये दोनों हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित हैं जहाँ पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटाओ, मोहनजोदड़ो का कौन सा भाग आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है? मोहनजोदड़ो का कौन सा भाग आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है? कौन सा है बेटाओ? निचला शहर। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटाओ, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो कितने चिन्ह हैं बेटाओ? 26। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई बांट किस पत्थर से बनाए जाते थे? हड़प्पाई जो बांट थे वो किस पत्थर से बनाए जाते थे? चल्ट नामक पत्थर से। हड़प्पाई बांट चल्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के उस डायरेक्टर जनरल का नाम लिखिए जिसने सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की खोज की जानकारी दुनिया को दी। क्वेश्चन क्या है बेटाओ? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के उस डायरेक्टर जनरल का नाम लिखिए जिसने सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की खोज की जानकारी दी। तो कौन ने दी थी बेटाओ? जॉन मार्शल ने। कब दी बेटाओ? 1924 में। किसने दी बेटाओ? जॉन मार्शल ने। कब दी बेटाओ? 1924। सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटाओ, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन हैं? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, इसके लेखक कौन है बेटाओ? S.N. राव। कौन है बेटाओ? S.N. राव। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक S.N. राव हैं। कौन है बेटाओ? S.N. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटाओ, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे किन्हीं 2 पुरातत्वविदों के नाम लिखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे किन्हीं 2 पुरातत्वविदों के नाम लिखिए। नंबर 1 कनिंघम, दूसरा नंबर है व्हीलर। नंबर 1 कनिंघम, व्हीलर, जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेल खड़ी पत्थर की क्या उपादेयता थी? ये क्वेश्चन पूछा है बेटाओ 2023 में। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेल खड़ी पत्थर की क्या उपादेयता थी? लोथल और चन्हुदड़ो। लोथल, चन्हुदड़ो हड़प्पाई स्थलों पर मनके बनाने के लिए, मनके बनाने के कारखाने एक लोथल से और एक चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो पाकिस्तान में है और लोथल गुजरात में। लोथल और चन्हुदड़ो हड़प्पाई स्थलों पर मनके बनाने के लिए कार्निलियन, कार्निलियन, जैस्पर, जैस्पर, स्फटिक, स्फटिक, क्वार्टज, क्वार्टज तथा सेल कड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयोंस तथा पकी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। लोथल तथा चन्हुदड़ो हड़प्पाई स्थलों पर मनके बनाने के लिए कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक,
क्वार्टर्स तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुओं तथा शंख, फयोंस तथा पकी मिट्टी का प्रयोग किया जाता। मनकों को उत्कीर्ण या चित्रकारी अथवा रेखा चित्र द्वारा सजाया जाता। मनकों को उत्कीर्ण या चित्रकारी अथवा रेखा चित्र द्वारा सजाया जाता। सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर भी मनके तैयार किए जाते थे। सेल खड़ी का जो चूर्ण है उसका लेप को सांचे में डालकर मनके तैयार किए जाते। कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता। पहले पत्थरों के पिंडों को अपरिष्कृत आकार में तोड़ते थे। पहले पत्थरों के पिंडों को अपरिष्कृत आकार में तोड़ते थे, फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप देते। घिसाई, पॉलिश तथा इनमें छेद करने के साथ ही मनके बनाने की प्रक्रिया पूरी होती थी। घिसाई, पॉलिश तथा इनमें छेद करने के साथ ही मनके बनाने की प्रक्रिया पूरी होती थी। तो क्वेश्चन क्या था बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेल कड़ी पत्थर की क्या उपादेयता थी? मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदूलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मोहनजोदड़ो सभ्यता में गृह स्थापित की 4 विशेषता बताइए। मोहनजोदड़ो सभ्यता में गृह स्थापित की 4 विशेषता बताइए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका जो गृह स्थापित है उसकी 4 विशेषता बताइए। मोहनजोदड़ो सभ्यता में निचला शहर गृह स्थापित का अनूठा उदाहरण पेश करता है। यानी गृह स्थापित का उदाहरण कहाँ मिलता है बेटा? निचला शहर। यानी 2 भाग में थे। मोहनजोदड़ो 2 भागों में बटा हुआ था। एक छोटा और ऊंचा था जिसे दुर्ग बोलते थे, और एक विस्तृत तथा निचला भाग था जिसे निचला शहर कहते। यह गृह स्थापित का अनूठा उदाहरण पेश करता है। इस सभ्यता में गृह स्थापित 4 विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, आवासीय भवन मुख्यतः आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। आवासीय भवन एक आंगन पर केंद्रित था जिसके चारों ओर क्या बने हुए थे बेटा? कमरे। नंबर 1। नंबर 2, आंगन संभवतः खाना पकाने तथा कताई करने, खासकर गर्म मौसम तथा शुष्क मौसम जैसी गतिविधियों का केंद्र था। आंगन में क्या किया जाता? एक तो खाना पकाने के लिए और कताई करने के लिए। किस मौसम में? गर्म और शुष्क मौसम में। तीसरी विशेषता है, आवास के मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता। आवास के मुख्य द्वार से आंतरिक भाग यानी अंदर वाला भाग अथवा आंगन सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता। चौथी विशेषता है बेटा, प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार होता था। प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नान घर होता था जिसकी नालियां दीवार के जरिए सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। जिसकी नालियां दीवार के जरिए सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। मोहनजोदड़ो सभ्यता के विशाल स्नानागार की 4 विशेषता बताइए। विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो का, उसकी 4 विशेषता बताइए। नंबर 1, यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ एक आयताकार जलाशय है जो आंगन में बना हुआ था। स्नानघर कहाँ बना हुआ था? आंगन में। चारों ओर से किससे घिरा हुआ था? गलियारे से। और कैसा था? आयताकार जलाशय था।
ये चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ एक आयताकार जलाशय है जो आंगन में बना हुआ है। नंबर 2, इसके उत्तर व दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी जो इसके तल तक जाती थी। इसमें कितनी सीढ़ियाँ थी? 2, एक उत्तर में और एक दक्षिण भाग में, जो कहाँ जाती थी? इसके तल तक। नंबर 3, इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। इसके तीनों ओर क्या बने हुए थे बेटा? कक्ष यानी कमरा बने हुए थे और इसमें एक बड़ा कुआं होता था। नंबर 4, जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बहता था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बहता। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें अनुमानतः 8 स्नानागार बने हुए थे। जिसमें कितने स्नानघर थे? 8 स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटाओ, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों, लिपि और तोल के साधनों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। बेटा ये कब आया था? 2012 में पूछा था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों, लिपि एवं तोल के साधनों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे मोहरों की प्रासंगिकता। हड़प्पा की सबसे पुरावस्तु मोहरें हैं। पूछ जाता है बेटाओ, हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु क्या है? मोहर, जो बड़ी संख्या में हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से पाई गई हैं। क्या मिली है बेटाओ? मोहरें। इन मोहरों पर एक लिपि अंकित है। क्या अंकित है बेटाओ? लिपि, जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। ये लिपि है जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी, जिसके कारण इन मोहरों का महत्व वर्तमान में भी बना हुआ है। जब मोहर पर अंकित स्थिति को पढ़ने में सफलता मिल जाएगी तब हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में नई जानकारियां हमारे समक्ष आएंगी। नंबर 2, लिपि की प्रासंगिकता। की जो लिपि है उसकी क्या प्रासंगिकता है? हड़प्पा वासियों की एक लिपि भी थी, परंतु दुर्भाग्यवश अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है बेटाओ, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकती तब तक वर्तमान संदर्भ में इसकी लिपि की प्रासंगिकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है माप तोल की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। माप तोल की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। हड़प्पा सभ्यता में माप तोल के लिए बांटों का प्रयोग किया जाता। किसका बेटाओ? बांटों का। बांट किस पत्थर के बने थे? चल्ट नामक पत्थर के बने थे। हड़प्पा सभ्यता के बांट जिस अनुपात में होते थे उसी अनुपात में वर्तमान में भी थे। हड़प्पा सभ्यता के बांट जिस अनुपात में होते थे वर्तमान के बांट भी उसी अनुपात में हैं। हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में मापतोल प्रणाली एक समान, जो कि वर्तमान में भी पूरे देश में एक समान है। वहाँ की जो मापतोल प्रणाली वो एक समान है, जबकि हमारे देश की जो वर्तमान की जो मापतोल है वो भी पूरे देश की एक समान है। इसी प्रकार की मापतोल हमें कहाँ दिखाई देती है? हड़प्पा सभ्यता में। निश्चित ही मापतोल प्रणाली की प्रेरणा हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली। मापतोल की प्रेरणा कहाँ से मिली बेटाओ? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा की मापतोल प्रणाली आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते थे? इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते थे? पुरातत्व। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे बेटाओ? इसका आंसर, पुरातत्वविदों को उत्खनन में यानी खुदाई में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है, जिसके आधार पर
इतिहासकार सुगमता से इतिहास का निर्धारण कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता से हमें पर्याप्त मात्रा में स्त्री प्रतिमा तथा मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। क्या मिली हैं? स्त्री प्रतिमा और मातृ देवी की मूर्तियां। एक मूर्ति के गर्भ से पौधा निकल रहा है। एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से क्या निकल रहा है बेटाओ? पौधा, जिससे पता चलता है कि वे मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते बेटाओ? मातृ देवी की। इसके अतिरिक्त वे संभवतः आद्य शिव के भी आराधना करते थे। किसकी? आद्य शिव की। हड़प्पा सभ्यता में पशु पक्षियों की पूजा का भी प्रचलन था। किसकी पूजा का? पशु पक्षियों की पूजा का। जानवरों में एक श्रृंगी वृषभ की सर्वाधिक आराधना की जाती थी। जानवरों में सबसे ज़्यादा आराधना किसकी की जाती बेटाओ? एक श्रृंगी वृषभ की। वही पक्षियों में फाग था, उनका सम्मानीय पक्षी था। सम्मानीय पक्षी कौन था? फाग था। हड़प्पा सभ्यता से हमें नाग पूजा तथा पीपल के वृक्ष की पूजा के भी संकेत मिलते हैं। और किसकी पूजा? नाग पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा। एक तो स्त्री प्रतिमा मिली है मातृ देवी, जिससे मातृ देवी की पूजा, आद्य शिव की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा, एक श्रृंगी वृषभ की पूजा, पागता पक्षी की पूजा, नाग पूजा और पीपल के वृक्ष की पूजा। नेक्स्ट है बेटाओ क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के सुदूर क्षेत्रों के अन्य देशों से संबंधों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या है बेटाओ? हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के सुदूर क्षेत्रों के अन्य देशों से संबंधों की व्याख्या कीजिए। ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है बेटाओ। आधुनिक पुरातत्व विज्ञानियों द्वारा किए गए नवीनतम शोधों से यह अनुमान लगाया जाता है। आधुनिक पुरातत्व विज्ञानियों द्वारा किए गए नवीनतम शोधों से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा वासियों के कई अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा वासियों के कई अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे जिनका आधार वस्तु विनिमय था। क्या था? वस्तु विनिमय। अन्य देशों से संबंधों के बारे में निम्न उदाहरण दिए जा सकते हैं। नंबर 1, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से तांबे का आयात किया जाता। बेटाओ तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था? ओमान से। रासायनिक विश्लेषणों से यह ज्ञात हुआ कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरातत्व के अवशेष दोनों में निकल धातु के अंश पाए जाते हैं। ओमानी तांबे में और हड़प्पाई पुरातत्व के जो अवशेष हैं दोनों में किन धातु के अंश पाए जाते हैं बेटाओ? निकल के। ओमानी स्थलों से एक विशिष्ट हड़प्पाई मर्तबान प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई मर्तबान कहाँ से मिला है बेटाओ? ओमानी स्थलों से, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है। जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी जो तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती थी। जो तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती है। अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन पात्रों में रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते होंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग इन पात्रों में रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते होंगे। नंबर 2, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के लेखों में मगान संभवतः किसको बोल रहे हैं? ओमान। मगान किसको बोल रहे हैं? ओमान नामक क्षेत्र से तांबे के आयात का उल्लेख प्राप्त है। रोचक तथ्य यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकिल के अंश प्राप्त हुए हैं। नंबर 3, अन्य देशों से संबंधों के बारे में संकेत करने वाली अन्य वस्तुएं जैसे मोहरें, नाप तोल के बाँट, पासे, मनकों से भी इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध दूर दूर के देशों से थे। हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध दूर दूर के देशों से थे।
मेसोपोटामिया के लेखों में दिलबुन, बहरीन, मगान और मेलुआ आदि स्थानों का वर्णन मिलता है। किसका? दिलबुन जिसे बहरीन बोलते हैं, मगान जिसको ओमान बोलते हैं, मेलुआ यानी हड़प्पा सभ्यता आदि स्थानों का वर्णन मिलता है जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में स्थित थे। ये लेख मेलुआ से प्राप्त कई उत्पादों का उल्लेख करते हैं, जैसे कार्निलियन, लाज बर्दमणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियाँ। कार्नियल, लाजबर्द मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियाँ। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। किससे था बेटाओ? समुद्र के मार्ग से। अफगानिस्तान तथा ईरान आदि देशों से भी व्यापारिक संबंधों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। नंबर 4, व्यापार जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार 2 मार्गों से होता था, जल मार्ग के द्वारा और स्थल मार्गों के। खुदाइयों से सेलखड़ी मिट्टी के जहाज़ों, नौकाओं की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। क्या मिली हैं? मिट्टी के जहाज और नौका की प्रतिमा। उनमें ऐसे छेद हैं जिनमें चप्पुओं को डालकर उन्हें चलाया जाता था। मोहरों और बर्तनों पर जो नौकाओं तथा जहाज़ों के चित्र बने हैं वे आजकल पंजाब और सिंध में प्रयोग में लाई जाने वाली नौकाओं की भांति हैं। आंतरिक व्यापार उन्नत अवस्था में था। स्थल मार्गों पर यातायात हेतु बैलगाड़ियाँ, घोड़ों तथा ऊँटगाड़ियों का प्रयोग होता था। तांबा राजस्थान से, सीप, शंख, मूंगा, मोती आदि काठियावाड़ से। तांबा कहाँ से? राजस्थान से। सीप, शंख और मूंगा और मोती काठियावाड़ जो गुजरात में। तथा देवदार के वृक्ष हिमालय के आसपास के क्षेत्र से आते थे। देवदार के वृक्ष हिमालय के आसपास के क्षेत्र से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटाओ, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता के पतन है वो किन कारणों से हुआ था। ये 2015 में पूछा बेटाओ। पुरातत्वविदों को उत्खनन में अनेक ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि 1800 ईसा पूर्व तक चौलिस्तान, पाकिस्तान जैसे अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नवीन बस्तियों में जनसंख्या विस्थापित होकर निवास करने लगी। हड़प्पाई सभ्यता के पतन या अंत के प्रमुख कारणों का विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1 है आर्यों का आक्रमण। नंबर 2 जलवायु परिवर्तन। नंबर 3 उच्च तकनीकी विकास का अभाव। नंबर 4 जल पल्लावन या बाढ़ के कारण। नंबर 5 वनों की कटाई के कारण। अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ। नंबर 1 आर्यों का आक्रमण। अनेक पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। किसके कारण बेटाओ? आर्यों के आक्रमण। ऐसी विचारधारा रखने वालों में सर मार्टिन व्हीलर प्रमुख हैं। कौन है बेटाओ? सर मार्टिन व्हीलर। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के समीप अनेक कंकाल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के जो विशाल स्नानागार है बेटाओ उसके पास में अनेक कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिससे व्हीलर मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। नंबर 2 है बेटाओ जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। अनेक विद्वान हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण भी मानते हैं। उदाहरण देखें तो हड़प्पाई नगर अत्यधिक उपजाऊ भूमि पर स्थित थे तथा इस उपजाऊ भूमि पर बड़ी मात्रा में कृषि पैदावार होती थी, किंतु समय के साथ यहाँ नदी की धाराओं ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप हड़प्पा निवासियों के लिए यहाँ रहना अत्यंत कठिन हो गया तथा वे विस्थापित होकर समीपस्थ स्थलों की ओर चले गए, जिसके अनेक पुरातात्विक साक्ष्य उत्तर हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त होते हैं।
तीसरा कारण है बेटाओ उच्च तकनीकी विकास का अभाव। किसी भी सभ्यता तथा संस्कृति को अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए तकनीकी रूप से स्वयं को विकसित करते रहना होता है। अनेक विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता अपने उत्तरवर्ती काल में अपना तकनीकी विकास नहीं कर पाई, जबकि विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताएं निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर थी। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता अन्य सभ्यता से पिछड़ती गई और अनेक नकारात्मक तत्व इस पर प्रभावी होते गए। चौथा कारण है बेटाओ जल प्लावन अथवा बाढ़ के कारण। सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ था। इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के आसपास अनेक नदियां विद्यमान थी, जिनमें समय समय पर अनेक विनाशकारी बाढ़ आया करती थी, जिसके कारण धीरे धीरे लोग वहां से पलायन करने लगे। पांचवा कारण है बेटाओ वनों की कटाई। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ईंट पकाने के साथ साथ तांबे आदि के उत्पादन के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए बहुत अधिक लकड़ी का प्रयोग किया जाता, जिससे आसपास के क्षेत्र के जंगल एवं वन नष्ट हो गए। वनों की अत्यधिक मात्रा में कटाई से भूमि में नमी की मात्रा कम हो गई, इस सभ्यता के पतन का कारण बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटाओ मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो एक विस्तृत तथा नियोजित शहर था। यह शहर 2 टीलों पर बना हुआ था। कितने टीलों पर? 2, जिनमें एक टीला ऊंचा किंतु छोटा था, और छोटा था, जिसे पुरातत्वविद क्या कहते थे? दुर्ग। तथा दूसरा टीला नीचा किंतु अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत था, जिसे पुरातत्वविद निचला शहर मानते थे। दूसरा टीला निचला किंतु अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत था, विस्तृत यानी बड़ा था, जिसे पुरातत्वविद निचला शहर मानते हैं। यह विस्तृत क्षेत्र मुख्य नगर माना जाता है। दूसरी विशेषता है बेटाओ सुनियोजित निचला शहर। मोहनजोदड़ो के निचले भाग में अनेक मकान प्राप्त हुए हैं, जो सुनियोजित प्रकार से निर्मित किए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से घरों के दरवाजे सामने सड़क पर न खुलकर पीछे गली में खुलते थे। दरवाजे कहाँ खुलते थे? पीछे गली में। घरों में सामान्यतः मध्य में एक विस्तृत आंगन हुआ करता था। बीच में क्या था बेटाओ? एक आंगन, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। आंगन के चारों ओर क्या बने हुए थे बेटाओ? कमरे। घरों में पीने के पानी के लिए कुएं होते थे। पीने के पानी के लिए घरों में क्या बने हुए थे बेटे? कुएं। नंबर 3 सुदृढ़ जल निकास व्यवस्था। मोहनजोदड़ो की जल निकास व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। सड़कों के किनारे पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी हुई नालियां होती थी। सड़कों के किनारे पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी हुई नालियां होती थी। चौथा है बेटाओ विस्तृत सड़क निर्माण। मोहनजोदड़ो में सड़कों का विस्तृत जाल बिछा हुआ था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती, जिसमें क्या बोलते थे बेटाओ? ग्रिड पद्धति कहते थे। पांचवी विशेषता है बेटाओ विशाल एवं सार्वजनिक स्नानघर। मोहनजोदड़ो में एक विशाल तथा सार्वजनिक स्नानघर भी प्राप्त हुआ है। ये विशाल स्नानघर आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जो चारों ओर किससे घिरा हुआ है बेटाओ? गलियारे से। इसके तल तक जाने के लिए, इसके जो तल है वहाँ तक जाने के लिए इसके उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। 2 सीढ़ियाँ बनी, एक उत्तरी भाग में और एक दक्षिणी भाग में।
इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं। तीनों ओर क्या बने हुए बेटा? कक्ष, जिनमें एक में एक बड़ा कुआं है। एक कक्ष में एक बड़ा कुआं है। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में जाता था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में जाता था। इस स्नानागार का प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता। किसके लिए? विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए। छठी विशेषता है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इसका विशाल अन्नागार है। इसमें आसपास के स्रोतों से प्राप्त खाद्यान्न भरा जाता था। क्या भरा जाता? खाद्यान्न, खाने की चीज़ें। यह विशाल अन्नागार यह भी दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो एक अत्यधिक उपजाऊ भू क्षेत्र में स्थित था। सातवीं विशेषता बेटाओ सांस्कृतिक रूप से संपन्न शहरी केंद्र। सांस्कृतिक रूप से संपन्न शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था। यहाँ से हमें अनेक प्रकार की मृण मूर्तियाँ, मृदभांड, सूती कपड़े के अवशेष, मृण मूर्तियाँ, मृदभांड, सूती कपड़े के अवशेष, पशुओं की अस्थियाँ इत्यादि प्राप्त हुई हैं। आद्य शिव पुजारी की मूर्ति, मातृ देवी की अनेक प्रतिमा भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। उपर्युक्त बिंदु स्पष्ट करते हैं कि मोहनजोदड़ो अत्यधिक विशिष्ट नगर था। मोहनजोदड़ो की यह विशिष्टता हमें सुनियोजित नगर निर्माण, किलेबंदी, अद्भुत जल निकासी, विस्तृत सड़कों, समृद्ध सांस्कृतिक पुरातात्विक सामग्री के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटाओ हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय क्यों कहा जाता है? इस लिपि की मुख्य विशेषता क्या हैं? हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है? इस लिपि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? हड़प्पा लिपि को रहस्यमय इसलिए कहा गया है क्योंकि अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। क्योंकि अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। इसकी विशेषताएं। नंबर 1, हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति के रूप में कुछ अंकित है। हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति के रूप में कुछ अंकित है। पुरातत्वविदों का कथन है कि शासक के नाम तथा पदवी का वर्णन है। इसमें शासक के नाम और पदवी का वर्णन है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे बड़े अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। सबसे बड़े अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। यह लिपि स्वर या व्यंजनों पर आधारित वर्णमालीय रूप में न होकर चित्रात्मक रूप में है। कैसी है? चित्रात्मक रूप में, जो किसी बात या वस्तु का प्रतीक है। लिपि के चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच है। लिपि के चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच है। तीसरी विशेषता, यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखी थे? दाईं ओर से बाईं ओर। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती क्योंकि दाईं ओर अंतराल अधिक था। क्योंकि दाईं ओर अंतराल अधिक था और बाईं ओर अंतराल कम था। जैसे कि लिखते समय बाईं ओर से अंतराल कम पड़ गया हो। नंबर 4, इस लिपि की लिखावट बहुत सी वस्तुओं जैसे मोहरों, तांबे के औजारों, मर्तबान के किनारों, मिट्टी की पट्टिकाओं, आभूषणों, अस्थियों तथा सूचना पट्टों पर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटाओ हड़प्पा सभ्यता के नाप तोल के साधन यानी बाँट प्रणाली की क्या विशेषता थी? हड़प्पा सभ्यता के नाप तोल के साधन बाँट प्रणाली की क्या विशेषता थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग विनिमय लेन देन हेतु नाप तोल के बाँटों का प्रयोग करते थे। किसके लिए? विनिमय यानी लेन देन के लिए। बाँट सामान्यतः चल्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाते थे बेटाओ? चल्ट नामक पत्थर से, जो प्राय घनाकार होते थे। कैसे होते थे? घनाकार। इन पर निशान नहीं होते थे। क्या नहीं थे? निशान नहीं थे। इन बाँटों के निचले मानदंड द्विआधारीय, निचले मानदंड द्विआधारीय यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32
यानी 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड 10 प्रणाली के अनुसार थे। ऊपरी मानदंड किसके अंदर थे? 10 प्रणाली के अनुसार। धातु से बने तराजू के पलड़े भी उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। क्या मिले बेटा? धातु से बने तराजू के पलड़े। हड़प्पा से मिली कांसे की एक छड़ पर निश्चित अंतराल पर चिन्ह लगे हुए हैं। एक छड़ मिली है जिस पर निश्चित अंतराल पर चिन्ह लगे हैं। अनुमान लगाया जाता है कि यह हड़प्पा सभ्यता के लोगों का लंबाई नापने का पैमाना होगा। किसके लिए? लंबाई नापने का पैमाना। छोटे बांटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने हेतु किया जाता था। छोटे बांटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने हेतु किया जाता था।